सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी जो क्लास है ये स्पेशल DSSS, PGT, TGT, PRT, KVS के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है, यानी ये जो हमारी क्लास है क्लास नंबर जो है 3 है। इससे पहले जो है मैं 2 क्लासें जो हैं इससे पहले जो है डाल चुका हूँ, उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आप जो है जाकर जो है वहाँ पर वो दोनों क्लासें जो हैं अटेंड कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और आज जो है हम इस टॉपिक को इस प्रकार करेंगे कि जो हम ये टॉपिक करेंगे इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी हम जो है इस टॉपिक को जो है इतनी डिटेल में करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और हम जो है इसको बहुत ही डिटेल से और बारीकी से और अच्छे से समझेंगे ताकि जो है ये प्रस्तावना का जो टॉपिक है ये आज जो है हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक एक बात को हम समझते हैं। देखो, प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि आखिर प्रस्तावना है क्या। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। ये आदर्श 23 दिसंबर 1946 में नेहरू ने प्रस्तुत किए। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य संकल्प जो था प्रस्तुत किया, जिसको जो है उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। और वो उद्देश्य संकल्प क्या था, यानी कि हमारा संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, या हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है, या हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, या हमें जो है अपने संविधान को किस प्रकार बनाना है। ये बात उसके अंदर कहेगी कि हमारा संविधान जो है किस प्रकार का होगा। ये उद्देश्य संकल्प में बात कही गई थी। और यही उद्देश्य संकल्प जो है आगे जाके जो है इसको प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया, 23 दिसंबर 1946 को। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष जो था प्रस्तुत किया। आगे हम बात करते हैं कि संविधान सभा के समक्ष नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत की। जो मैंने अभी आपको बात बताई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत की। उद्देशिका मतलब एक उद्देश्य प्रस्तुत किया कि जो हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का होगा, जिसको संविधान के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। इस उद्देशिका को ही जो है प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। अब क्वेश्चन यह आता है कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ से ये आपका जो है एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। और इसको प्रस्तुत कब किया गया, 23 दिसंबर 1946 में इसको प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष। और किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम प्रस्तावना के बारे में और बात जो है आगे पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की कार्यवाही प्रस्तावना के साथ ही शुरू हुई। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की कार्यवाही किससे शुरू हुई, तो भारतीय संविधान की जो कार्यवाही है वो प्रस्तावना के साथ ही
शुरू हुई। प्रस्तावना से यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। अगर बात करें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है। और जो विचार की हम बात करें, विचार भी जो है अमेरिका से लिया गया है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो वो भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो फिर हम आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। सिर्फ भाषा की अगर बात करें तो भाषा कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। और पूरी प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ये बात जो है बहुत ध्यान रखने योग्य है और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। हमारी जो प्रस्तावना है, क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। और प्रस्तावना के अंत में जो है ये लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया गया। यानी हमारा संविधान जो था इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और दो क्वेश्चन आते हैं जो बड़े कन्फ्यूज़न करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत ये क्वेश्चन पेपर में लिखा आता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अब उसमें ऑप्शन में दे देता है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर है। अंगीकृत वाला तब भी क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है कि भारतीय संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया। तो सीधा सीधा जो है अब आप नहीं भूलेंगे कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। जब लागू की बात आ जाए, सीधा सीधा लिखा हो कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भारतीय संविधान की कुंजी क्या है। तो भारतीय संविधान की जो कुंजी है वो प्रस्तावना है। हम यहाँ से बात करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। देखो तीन चीज़ें यहाँ से इसमें इम्पोर्टेंट निकलती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। एक बात तो ये कि हमारे भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। दूसरी बात उसका स्वरूप कैसा है। तीसरी बात जो है उसका उद्देश्य क्या है। इन तीनों बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात जो जानेंगे कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से ये आ जाए कि भारतीय संविधान का स्रोत जो है क्या है, तो आंसर होगा हम भारत के लोग। यानी भारतीय संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। अब आगे हम अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है। सर्वोच्च की अगर बात आएगी तो सर्वोच्च तो संविधान है, लेकिन संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, लोगों से।
लोगों से मतलब कहाँ से मिलती है, जनता से शक्ति मिलती है। तो यहाँ से इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर बात करें कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो सर्वोच्च जो है वो संविधान है। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, लोगों से यानी कि जनता से इन्हें शक्ति मिलती है। भारतीय संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिलती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो भारत की जनता से मिलती है। प्रस्तावना के बारे में हम और बातें पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना के स्रोत की, कि प्रस्तावना का जो स्रोत है, हम भारत के लोग हैं और भारत की जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इसको शक्ति जनता से मिलती है और इसका जो स्रोत है वो जनता ही है। भारत का संविधान, भारत का अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। यानी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार जो है कहाँ से प्राप्त करता है, भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो अब हमने इसकी स्रोत की बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्वरूप की। स्वरूप की हम बात करते हैं कि स्वरूप को कौन कौन से शब्द से इंगित करते हैं। यानी हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्वरूप की, कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है और कौन कौन से शब्द जो हैं भारतीय संविधान के स्वरूप को इंगित करते हैं। जो जो शब्द भारतीय संविधान के स्वरूप को बताते हैं कि कैसा स्वरूप है, पहले मैं उन शब्दों को बता देता हूँ। एक तो हमारे संविधान के स्वरूप को जो इंगित करता है, पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक, पांचवा है गणराज्य। ये 5 शब्द जो हैं हमारे भारतीय संविधान के स्वरूप को इंगित करते हैं। एक एक को जानेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो स्वरूप है, कौन कौन से शब्द जो हैं भारतीय संविधान के स्वरूप को इंगित करते हैं। तो 5 शब्द ऐसे हैं जो भारतीय संविधान के स्वरूप को इंगित करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब हम इनकी डिटेल जानते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है किसे कहते हैं। ध्यान से समझेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसको इसके बारे में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वो इतना प्रभुत्वशाली है कि अपने निर्णय स्वतंत्र ले सकता है। उसको इसके लिए किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे स्वरूप की, जो है समाजवादी। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस प्रकार बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो, सामाजिक संपदा का बंटवारा समानता के साथ हो। यानी समाजवाद की बात करता है कि सभी लोगों को जो है समानता मिले और सामाजिक संपदा, जो सामाजिक संपदा है उस संपदा पर सभी लोगों का एक समान अधिकार हो। ये समाजवाद इसकी बात करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं या पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य की नज़रों में सभी धर्म जो है समान है, उसका कोई अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ये पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है। बात करते हैं लोकतंत्रात्मक क्या है। यानी भारत लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि भारत में जनता अपने शासक को स्वयं चुनती है और जनता जो है अपने शासक को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है। इसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जनता का शासन है, भारत में जो है जनता का शासन होगा। भारत में कैसा होगा, भारत में जनता का शासन होगा। हम बात करते हैं कि गणराज्य की, कि भारत एक गणराज्य होगा। इसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें देश का वास्तविक प्रमुख जो है, हमारे जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो होते हैं वास्तविक प्रमुख, जैसे कि हमारा एक्चुअल में जो प्रमुख है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। यानी वहाँ का जो वास्तविक प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होते। जैसे कि ब्रिटेन में जो है जो प्रमुख हैं वहाँ के
जो प्रमुख हैं उनका जो राजा होते हैं, फिर राजा का बेटा राजा बन जाता है, वो वंशानुगत होते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो भारत का शासन का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है। ऐसी व्यवस्था को गणराज्य कहते हैं, जिसके अंदर जो शासक प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, ना कि वो वंशानुगत होता है। ऐसी व्यवस्था को गणराज्य कहते हैं। तो गणराज्य बात को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गणराज्य क्या होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश के शासक का चुनाव, जो उसका प्रमुख शासक है उसका चुनाव जो है चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर इसमें जो उद्देश्य बताए गए हैं, एक जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, शक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, बंधुता, ये जो हैं इसके उद्देश्य हैं। एक एक करके बात हम करते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि पेपर में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात ये करता है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब समानता से है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सामाजिक संपदा पर जो है सभी का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है? आर्थिक न्याय जो है आर्थिक विषमता को दूर करना है, यानी इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हों, ऐसा गैप न हो। आर्थिक न्याय हो, आर्थिक विषमता कम हो, ये बात जो है आर्थिक न्याय करता है। राजनीतिक न्याय जो है क्या बात करता है कि राजनीति के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोगों को शामिल करना, यानी जो हमारी जो राजनीति है उसमें लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को ये बात करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। अगर क्वेश्चन यह जाता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान, निम्न में से कितने प्रकार की भारतीय संविधान में न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय हैं। तो 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान का न्याय की बात नहीं करता। तो ये 3 प्रकार हैं जो न्याय की बात करते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। स्वतंत्रता, दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता की बात करता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे स्वयं का विकास कर सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता की बात करता है। समता, सभी लोग को समान समझना, यानी सभी लोग समान हैं। शक्ति की गरिमा, भारत के लोग गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, यानी भारत के लोगों को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, अब इससे क्या मतलब है कि भारत जो है बहुत विविधताओं वाला देश है, ऐसी विविधता में भी एकता बनाए रखना, ऐसी विविधता में भी एकता बनाए रखना, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। बंधुता, लोगों में भाईचारा कायम करना, लोगों के अंदर जो है भाईचारा कायम करना, मेल मोहब्बत प्यार जो है लोगों के अंदर कायम करना, ये भी हमारे संविधान का उद्देश्य है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से बता देता हूँ प्रस्तावना की, क्योंकि ये बातें प्रस्तावना के अंतर्गत की गई हैं। जब भी हमारे संविधान के ऊपर कोई बहस होती है और वो बहस जो है ज़्यादा गंभीर चली जाती है, तो हम फिर अपनी प्रस्तावना को पढ़ते हैं और प्रस्तावना से ही उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो बात करते हैं हम कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया है? 1976 में संशोधन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं? तो जोड़ी गई हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, 3 चीज़ें जोड़ी गई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 चीज़ें जो हैं ये जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया है। और ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा पूछ सकते हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं हमारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़े गए हैं।
और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में अभी तक यहाँ पर प्रस्तावना है, भारतीय संविधान में नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। क्वेश्चन ये आ चुका है पेपर के अंदर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, तो 1 बार ही संशोधन किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। ये बात मैं कर चुका हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है, 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है। नंबर 1 विचार की, नंबर 2 अभिव्यक्ति की, नंबर 3 विश्वास की, नंबर 4 धर्म की, और नंबर 5 उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना के अंतर्गत जो है दी गई है। एवं 2 प्रकार की समानता, और 2 प्रकार की समानता दी गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख इसमें किया गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बने, पहला तो क्वेश्चन ये बना कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म की। और कितने प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो वो है भारत का संविधान, एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और दुनिया का सर्वाधिक व्यापक संविधान कौन सा है, भारत का ही संविधान है। ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का संविधान कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है, कठोर है, अंशतः लचीला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्वेश्चन यहाँ से 2 प्रकार से पूछ सकता है। पहले कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, पालकीवाला ने। और पालकीवाला ने क्या कहा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों के विचार हैं। ये बात किसने कही है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों के विचार हैं। ये बात कही है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है। और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो है हमारे प्रारूप समिति के अंदर भी सदस्य रहे हैं। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है। ये देखो एक और क्वेश्चन बनाया कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, 2 बार है। भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर जो है 2 बार किया गया है। हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से है, यानी हमारे संविधान के अंदर हमारा जो देश हिंदुस्तान है उसको किन किन नाम से पुकारा गया है, तो सिर्फ 2 ही नाम से पुकारा गया है, भारत और इंडिया। अगर ऑप्शन ये आ जाए कि हमारे संविधान में भारत को यानी हिंदुस्तान को किन किन नामों से पुकारा गया है, 2 नाम से पुकारा गया, भारत तथा इंडिया। इन 2 नामों से जो है भारतीय संविधान में भारत को पुकारा, या ये नाम जो है इन नामों का प्रयोग किया गया है। भारत को राज्यों का संघ बताया है। भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये बात हमारी आर्टिकल 1 में साफ तौर पर लिखी गई है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने ये राजनीतिक भारतीय संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। भारतीय संविधान का आधार क्या है, तो भारतीय संविधान का आधार जो है उद्देश्य
प्रस्ताव है। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो भी प्रस्तावना को कहा जाता है। हाँ, यहाँ से एक बात बड़ी ध्यान रखने की है, अगर यहाँ पर ये आ जाए नाम लेकर कि भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने, नाम लेके सीधे स्पेशल बोल दे कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो किसको कहा है, तो वो क्वेश्चन एक अलग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर नाम लेकर नहीं बोलता, सीधे पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो हम कहेंगे भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। चलिए अब बात करते हैं प्रस्तावना को लेकर कई विवाद सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए। यानी प्रस्तावना को लेकर जो है कई विवाद जो हैं सुप्रीम कोर्ट में गए, उनके बारे में हम जो है पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो विवाद था बेरुबारीवाद 1960। इसमें पहली बार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारीवाद 1960 में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में एक और वाद जो है सुप्रीम कोर्ट में ये वाद गया और इसका नाम था केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, और ये वाद जो था ये गया था 24 अप्रैल 1973 को। इस वाद के अंदर जो बात कही गई थी, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस संशोधन द्वारा मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात, मूल ढांचे की बात कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक और वाद की हम बात करते हैं SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। 1994 में एक और वाद सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, लेकिन इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है और संविधान का भाग है, यानी उसको संविधान की आधारभूत संरचना बताया गया। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि किस वाद में सबसे पहली बार कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारती में ये बात कही गई थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित कौन सा वाद रिलेटेड है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, या बेरुबारी वाद। तो केशवानंद भारती जो है मूल ढांचे से संबंधित है। और संविधान की आधारभूत संरचना किस वाद में कहा गया है, SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार हमने प्रस्तावना की जो टॉपिक था हमारा प्रस्तावना का, उसको बहुत ही डिटेल से समझा है और सारी बातों को जो है डीपली जो है बताया है, और ताकि जो है इस प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये टॉपिक जो है हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। और अगर आप जो हैं कोई भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PGT हो, TGT हो, PRT हो या फिर KVS हो, उससे रिलेटेड जो है हमारा जो चैनल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेस्ट है। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावना से रिलेटेड जो मेरी ये वीडियो थी ये आपको पसंद आई होगी और आपके सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपके जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बने होंगे। और जो है अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।